वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, अब से कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो इजलास है उससे खिताब किया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। कोविड से उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया कि किस तरह जो है वो कोविड की वजह से सिचुएशन जो है वो पूरी दुनिया में एक मुश्किल जो है वो दौर गुजरा है। उसके बाद वो आए कि एक तो ये कि पहले ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए अपने माली अखराजात पूरे करने बहुत मुश्किल हैं, कोविड की वजह से मज़ीद जो है वो तंगी आई है। और उसमें फिर उन्होंने आगे जाके जो कल भी उन्होंने जिस बारे में बात की थी, निशानदही की थी, जो लुटा हुआ पैसा है उसकी उन्होंने जो है वो बात की। साथ ही साथ बड़ी एक डिटेल स्पीच थी जिसमें उन्होंने इस्लामोफोबिया पे भी जो है वो बात की। उन्होंने ये कहा कि जी बाकायदा यूएन को एक डे मनाना चाहिए जिसमें इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए एक दिन जो है वो मनाना चाहिए, जिसमें तस्करा हुआ चार्ली हेब्डो के जो कैरिकेचर्स हैं उनके बारे में बात हुई। साथ ही साथ जो मोदी सरकार जो अथॉरिटेरियन रजीम है इंडिया में और किस तरह इंडिया में कश्मीरियों के साथ क्या किया जा रहा है, इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरह जो है वो की जा रही हैं, उस पर सब उन्होंने बात की। और उन्होंने ये एक दफ़ा फिर वाज़े किया कि अगर साउथ एशिया में ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग पीस नहीं जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती। अपने मेहमानों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि व्हाट डू दे मेक ऑफ दिस स्पीच, उनका क्या इस पे मानना है। और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो हिंदू बिरादरी का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भी बात होगी। तो गालिब इकबाल साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गालिब साहब। साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गालिब साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। व्हाट डू यू मेक ऑफ द स्पीच? क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि पीएम ने जो हमारा मौक़िफ़ है वो इंटरनेशनली उसको जो है वो वाज़े कर दिया, या आप समझते हैं कुछ चीज़ें रह गई, बेहतरी हो सकती थी? देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है वो तो जितने भी अगर आप पॉइंट्स देखें तो एकेडमिकली इफ़ यू लुक एट द स्पीच तो मेरे ख्याल में जो बात कहने वाली थी उन्होंने वो कहती जी। लेकिन जब एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ लीडर ऑफ अ कंट्री जब आप यूनाइटेड नेशन को एड्रेस कर रहे हैं तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। और दो चीज़ों के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने जो एम्फेसाइज किया है, और एक जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत कम बस पासिंग रेफरेंस था, उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बात करनी चाहिए थी कि जो आपके पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हैं रीजनल, उसके ऊपर आप समिट कॉल करें और वो करके वहाँ तक उसके मामलात हल किए जा सके। तो वो एक ऐसा इनिशिएटिव उन्होंने सजेस्ट किया है जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बहुत बड़ी खिदमत होगी पूरी दुनिया के लिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की है वो आरएसएस के बारे में उन्होंने सारी बात की है। लेकिन आरएसएस के साथ आप जब हम बात करते हैं, तकरीर को सिर्फ बतौर तकरीर ले लेना ही हर चीज़ नहीं होगी। मेरे ख्याल में इसके जो है साथ कोई कंपैटिबिलिटी हमारे एक्शंस की भी होनी चाहिए। पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो उसके बाद जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस पाकिस्तान को लेने चाहिए थे, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने वो नहीं लिए और उनको लेने की ज़रूरत थी। तो अभी ये जो तकरीर है इसका एक खुलासा बनाकर ही अपने लोगों को दें ताकि वो जगह जगह तमाम ममालिक में जाएं और वहाँ लोगों को बताएं। ठीक है। और अच्छा, इस पे अलाउ में हम आगे जाके डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि 3-4 ब्रॉड बेस्ड अगर इसके जो हैं वो पॉइंट्स आते हैं। भट्टी साहब की तरफ चलती हूँ, फिर जनरल साहब की तरफ भी जाऊँगी। भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं जो आज की स्पीच थी उसको आप कैसे रेट करते हैं? जनरल साहब कहते हैं कि ये पहले ही हमारी जो फॉरेन ऑफिस की जितनी जो चीज़ें हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें मौजूद है, लेकिन कोई आगे जो है वो वे फॉरवर्ड की बात उस तरह नहीं की जा रही। योर पॉइंट ऑन दिस, योर स्टांस ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, तकरीर तो अच्छी थी, पॉइंट भी अच्छे थे, लेकिन तकरीरों से आज़ादी नहीं मिलती, उसके लिए अमली इक़दाम करने पड़ते हैं। इससे पहले भी लातदाद तकरीरें कर चुके हैं, यूएनओ की जो भी करारदाद है उसको भी बता चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी राय है, अब टॉक शो पर, मीडिया पर कश्मीर आज़ाद करने की ख्वाहिश शायद पूरी ना हो, इसके लिए बहुत सारे स्टेप लेने चाहिए। जैसे अभी हमारे पहले मौजू में मान कर थे, दीगर ममालिक में बंदे अपने सफारतकार भेजे, उन्हें बताएं कि किस किस्म के मजालिम हो रहे हैं। तकरीर तो मोदी भी उधर अपने लिए इसी तरह करता है। इसी तकरीर की वजह से हमने कोई हर दफ़ा जुमे को मना लिया जी 15 मिनट खामोशी। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में वहाँ गासबाना कब्ज़ा किया। हमारी तकरीरों से क्या मकबूजा कश्मीर में एक भी मुजालिम कम हुआ?
ایک ظلم کم ہوا؟ کیا بھارت نے اپنا رویہ ترک کیا؟ RSS کے گنڈے ساری دنیا کو پتا ہے بھارت مودی جتنا اس وقت بھارت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم نہیں پہنچا رہے. لیکن میرے خیال میں اب تقریروں سے ہٹ کے اگر مقبوضہ کشمیر کہ کوئی آپ کی بیک ڈور نہیں گفتگو تو اس کے اہم اقدامات کرنے ہوں گے، ورنہ ان کی مشکلات بڑھتی جائیں گی اور ہم تقریروں تک محدود رہیں گے. جو موقع پرائم منسٹر نے فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا، لیکن شاید ادھر بھارت کے ساتھ پشت پہ امریکہ اسرائیل ہے، ہمیں اس سے زیادہ اقدامات کرنے ہوں گے پریکٹیکلی. رائٹ. کہ جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروڈیوسر آپ کے جنرل صاحب. اچھا جنرل صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، آتے ہیں تو ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا امبیسڈر صاحب، جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے اور بھٹی صاحب نے بھی اسی طرف نشاندہی کی ہے کہ تقریریں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، لفاظی بہت اچھی ہو سکتی ہے، پر جیسے آپ نے کہا کہ جی ہمیں اپنے آنوائز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ممالک میں بھیجنے چاہیے اور اس پہ کیپٹلائز کرنا چاہیے. نو دس از سم تھنگ ویری سوری ٹو سے، لیکن میں پچھلے کوئی 5-7 سال سے سن رہی ہوں ایٹ لیسٹ. نواز شریف صاحب نے بھی ایک آنوائز کی کمیٹی بنا دی، پھر جب یہ کشمیر کا معاملہ ہوا یہی ہوا کہ جی ہم جائیں گے، یہ ہوگا. لیکن وہی ایک سست روی جو ہے وہ لگتی ہے. بھٹی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی بیک ڈور چیزیں نہیں چل رہی تو پھر اس پہ جو ہے وہ موو کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں ویئرز دی امپیڈمنٹ ہے؟ کیوں ہم اس سے یہ باتیں ہم کرتے ہیں، ہم آگے بھیج نہیں پاتے، ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پاتے؟ آپ نے جو ایکشنز لینے ہیں نا، کشمیر ایک ایسا ہاٹ سپاٹ ہے کہ اگر اس چیز کے اوپر آپ نے وقتی جو ہے نا ٹائملی ایکشن نہ لیا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. ایرک میگولس ایک بہت بڑے جرنلسٹ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں فرام کینیڈا. اس کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہوتا ہے کہ دنیا میں 2 ہاٹ سپاٹ ہیں، اگر وہاں ان کو آپ مسئلہ حل کر دیں کشمیر اور فلسطین کا، تو دنیا میں سارے مسائل جو ہیں 90% حل ہو جائیں گے. اب ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھتے ہیں آپ تو آپ کو بھی کچھ آؤٹ آف باکس سولوشنز تو تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا. پاکستان کو پچھلے 1.25 سال سے ہم RSS کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ RSS کو اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیوں ڈکلیئر نہیں کرتے؟ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کریں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہم؟ کیا ہمیں یا سمجھ نہیں ہے، ایڈوائز کرنے والے نہیں ہیں، لیک آف ول ہے، لیک آف کیپیسٹی ان یور اوپینین؟ نہیں دیکھیں، لیک آف کیپیسٹی بھی نہیں ہے. فورن آفس میں بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ چیز نہیں ہو پا رہی. آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں آن بورڈ ہیں، لیکن چونکہ دنیا میں اس وقت جو لہر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ اتنی بڑی معیشت ہے اور منڈی اتنی بڑی ہے کہ دنیا بھر کے جو مغربی ممالک ہیں ان کی جو ہے وہ ساری وہاں کی منڈیوں تک رسائی ختم ہو جائے گی. جب ختم ہوتی ہے تو وہ حالات خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. چین کے ساتھ بھارت کا آج کل بارڈرز کے اوپر چپکلش چل رہی ہے، لیکن چین اور بھارت کی اپنی ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے. اب اس چیز کو حل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ٹریڈ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا امپیکٹ نہ ہو. جب آپ معیشت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا معیشت کو ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاسی فیصلے جو ہیں وہ بیک برنر پہ رکھنے پڑتے ہیں. اسی وجہ سے شاید میرے خیال میں کہ مغربی ممالک نے بھی اس کو بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے. سن لیتے ہیں لیکن کرتے نہیں. میں سر جین صاحب ہمارے ساتھ آگئے. جین صاحب ابھی بات ہو رہی تھی اور دونوں مہمانوں کا یہ ماننا ہے کہ تقریر لفاظی کی حد تک تو بہت اچھی تھی، بٹ اگر ایکشنز کی بات کی جائے تو اس میں وہ ایکشنز جو ہیں وہ مسنگ تھے. اور ابھی امبیسڈر صاحب نے جس طرح بات کی ہے کہ جی مغربی ممالک کے تو اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں، بٹ آپ پارلیمنٹ کے فورم سے جو 1 سال سے ہم یہ بات کر رہے ہیں RSS، ہندو، نازی، ہٹلر، جو بھی مودی کو جو بھی کہا جا رہا ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہمیں ڈکلیئر کرنے سے کون روک رہا ہے اپنے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے؟ ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیے ہم خود ہی اس سلسلے میں اپنا ہی امپیڈیمنٹ ہے، ہم تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. اگر پاکستان کی پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اس میں دیکھیے ایشو کیا ہے، یہ لاسٹ جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی دیٹ اگین واز سم تھنگ ویری ایکسٹراڈنری ہمارے پاکستان کے لیڈر کے لحاظ سے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی دس جمپ آف پوائنٹ کہ پاکستان اس سے لیڈ لے کے آگے نکلے گا اس سے. اور پھر ایک صرف یہ فیلڈ نہیں ہے، آپ تو آج کل تو ہیومن رائٹس کا ایک ایشو ہے، لا فیئر الگ ہے، مطلب آپ انٹرنیشنل کورٹس میں آپ نے بار بار دوسرے جو انٹرنیشنل فورمز پہ وہاں پہ آپ جا کے بات کر سکتے ہیں. اور اکانومی کا ایک ایشو ہے. اکانومی ٹھیک ہے، دنیا کو انٹرسٹ ہے بھارت سے، لیکن دنیا کو جو لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آپ اپنی اکانومی بچاتے بچاتے خود کی تباہ نہ ہو جائے، اور آج پھر انہوں نے اس چیز کو دہرایا ہے کہ یہ ہاٹ اسپاٹ ہے پاکستان سے اور دس کو لیڈ ٹو دی موسٹ unfortunate consequences for the world.
तो वो चीजें तो बिल्कुल सही हैं हमारे बात। लेकिन जनरल साहब कता कलामी की माफ़ी, बातें बिल्कुल ठीक हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं इसको अगर मैं इसको कंपेयर करूं माजी की स्पीचेस से, मुख्तलिफ किस तरह होनी चाहिए थी। इसमें कोई अब तक 1 साल से ऊपर हो चुका है, भारत ने जो कब्जा किया है कश्मीर पे, स्टेटस उनका चेंज कर दिया है, उस पे 1 साल से ऊपर हो चुका है। क्या अब तक हमें ये चीज़ें जो आज मैं आप जनरल साहब भट्टी साहब बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जानी चाहिए थी? हाउ इज दिस डिफरेंट? होनी चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग कि भाई स्टार्ट फ्रॉम लास्ट स्पीच टू दिस स्पीच पाकिस्तान ने किया क्या है सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी या जो आगे लेके निकलना चाहिए था, उससे तो हमने मूव नहीं की है। और ठीक है कि कश्मीर के बारे में बहुत खुल के बात की प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया को बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज भी किया है, बट ये वन ऑफ तो नहीं होता ना इस सिस्टम। ये इशू इतना पुराना है, इतना इंट्रिकेट है ये कि इसको आपने आगे लेकर चल रहा है, तो आपको इसको आजकल तो मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इशू व्हिच पाकिस्तान कुड हैव टेकन वन बाय वन और इनफैक्ट साइमल्टेनियसली ऑन द वर्ल्ड स्टेज। राइट, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी, विदाउट एफर्ट इज लैकिंग। मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई वेल थॉट आउट जो है ना, थिंकिंग द थिंग्स टू द एंड कि हमने लेके जाना है, क्या एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट करने हैं ताकि कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम है वो कम हो और अल्टीमेटली जो उनको खुदरादी है उनको मिले। जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो एटलीस्ट आई डोंट सी नो, आई डोंट थिंक आई डिसएग्री विद यू, आई थिंक नो वन सीज इट। मैं जरा भट्टी साहब की तरफ चलती हूँ। भट्टी साहब, ये जो एफर्ट है जिसमें बात की जा रही है कि इट्स लैकिंग, ये हमें कंफ्यूजन, अगर मैं अब आई डोंट वांट टू प्ले पॉलिटिक्स एट दिस मोमेंट, बट हमें ये कंफ्यूजन हुकूमत के अंदर नजर आती है। आपने देखा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये बात कर चुकी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा जो है वो एक चीज़ सेट की थी कश्मीर के हवाले से, एक पॉलिसी सेट की थी, फॉरेन ऑफिस उसको लेकर जो है वो आगे नहीं चल सका। ये बार बार वो ये बातें जो हैं वो करती रही हैं। फिर अभी जितनी चीज़ें यहाँ पे सजेशंस दी जा रही हैं, ये इससे कौन रोक रहा है या किसने आपसे कहा है आप अपने जो है सफारतकार नहीं भेज सकते, आप उनको जो है वो उनके खिलाफ जो है या अपने लिए लॉबिंग नहीं कर सकते या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर कर सकते? आपका जो पिछली वाला पॉइंट था कि आपका अगर बैकडोर कुछ चल रहा है, जरा मैं उसकी तरफ भी आऊंगी, अगर उस पर जो है वो आप वजाहत करना चाहें। देखें डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, अल्फाजों से मकबूजा कश्मीर ने आज़ाद नहीं होना। 1 साल तकरीबन 2 महीने ये तोता कहानियाँ सुन के तंग आ गए हैं। जब ये पता चलता कि हर रोज़ वहाँ जुल्म सितम की इंतहा होती है। शीरी मज़ारी साहब ने फरमाया फॉरेन ऑफिस नहीं कर रहे, तो ये नाअहली किसकी है? इसमें जो मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों पे जुल्म सितम हो रहे हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हुकूमत की नाअहली है तो ये हुकूमत दूर करे, ये मेरा आपका काम नहीं है। ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ मीडिया तक की गुफ्तगू है, ना तो ये अपने सफारती सतह पर दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हुए हैं कि भारत एक दरिंदा सिफ्त इंसान है। मोदी मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी कर रहा है। 70-72 साल से ये इशू पुराना है। जैसे मुस्तफा साहब कह रहे थे, जनरल साहब वो हमसे बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन 72 साल तक में कभी भारत की जरूरत नहीं सी आई 3-5 उधर कर लेता, वो इस हुकूमत में आई। वो जब इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि मोदी दोबारा आ जाएगा तो मकबूजा कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, ये उसके बाद हुआ है। देखना यह है कि 70-72 साल जो भारत नहीं जुर्रत कर सका, अचानक जुर्रत की, और उसके बाद यकीनन वज़ीर आज़म ने हमारे दिल की बातें की। लेकिन क्या इस तकरीर से दीगर ममालिक में जाके सफारती सतह पर अपने इस मौक़िफ़ को ले जाके मोदी को कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है इसके लिए प्रैक्टिकली इक़दाम करने होंगे और बहुत जल्द। ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। चलें, ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं। एक तो ये मौजू ऑब्वियसली हमारे लिए मसला कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा एक मौजू था। एम्बेसडर साहब, एक और जो बात कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, आज दोबारा रिपीट की, वो उन्होंने कोविड से जोड़ते हुए कहा कि डेवलपिंग इकॉनमीज़ जो हैं उनके ऊपर ऑलरेडी जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स जो है उनकी आ रही थी और कोविड की वजह से और ज़्यादा मसाइल जो हैं वो उनके जो है वो गंभीर हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक तरह तस्करा किया जो वो लुटी हुई दौलत है उसको वापस लाने की, जो उन्होंने कहा जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आप क्या समझते हैं? आपने डिफरेंट वर्ल्ड कैपिटल्स में जो है वो सर्व किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया,
कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज ये जो ममालिक हैं यही बेनिफिशरीज़ हैं और ये हम देखते भी आ रहे हैं डिफरेंट केसेस में। अगर आप देखें तो एक तो वाइट कॉलर क्राइम प्रूव करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है और फिर अगर वहाँ बैठे हुए हैं तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की इस बात को कोई सीरियसली भी लेगा? जी बिल्कुल सीरियसली लेगा, क्योंकि ये मैंने कहा ना 2 पॉइंट्स जो है ना उनके, ये जो पॉइंट है ये इतना अहम पॉइंट है, क्योंकि अगर कोई दुनिया का बैंक ये कहता है कि वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती तो वो बैंक झूठ बोलता है। दुनिया के हर बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग होती है और दुनिया का हर बैंक जो है वो जानते हुए या अनजाने में इल्लीगल उनसे काम हो जाते हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ले के सिर्फ पाकिस्तान के पीछे डंडा लेके पड़ जाएं कि जी आपने ये करना है और दूसरों ने ये नहीं करना, तो आप अगर इसका बगौर जायजा लें और यहीं से आप कोई 3-4 बैंकर्स पाकिस्तान के उठा लें, कोई KPMG के लोग उठा लें, उनको बोलें कि आए ज़रा ऑडिट करें आप इस चीज़ का, तो आपको पता चलेगा कि बैरून ममालिक बिलखसूस मगरबी ममालिक के जो बैंक्स हैं वो इतनी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है क्योंकि उसका सारा फ़ायदा जो है उनको वहाँ होता है। तो हर वो चीज़ जिससे कि मकामी लीडरशिप जो है मगरबी ममालिक की, उसका वोट बैंक बढ़ता है, उसकी मईशत मजबूत होती है और उनकी इंडस्ट्रीज चलती रहती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। वो तमाम चीज़ें जिस जिस चीज़ के साथ मुंसलिक होंगी उसमें वो अपना फ़ायदा देखेंगे, वो आपके फ़ायदे के लिए काम नहीं करेंगे। सर दैट ब्रिंग्स मी बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर फैटिफ को नज़र नहीं आता कि पैनामा में क्या हो रहा है, ये केमन आइलैंड्स में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह जो सारा है, वर्जिन आइलैंड्स में क्या हो रहा है, और उस पर कोई इस तरह चीज़ें नहीं होती तो अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग अगर बाकी को उनको फ़र्क पड़ रहा होता तो ख़त्म हो गई होती। एट द एंड ऑफ द डे जब वो खुद बेनिफिशरीज़ हैं so nothing will happen, then we should not expect anything। क्योंकि खान साहब का तो मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, बट बहुत अच्छी नीयत है, बट आई एम सॉरी वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, आप इसको देखें, आप इसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ लिंक कर रही हैं। नहीं सर, इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंक्ड तो है सर। आप इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप देखें तो आपको सूरत हाल ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि एक तो मैनिफेस्टो है पार्टी का जो कि हुकूमत में है और वो कहते हैं कि हम लोगों ने ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कवानीन जो है वो इस तरह के नहीं आ रहे सर, मैं इसीलिए मैं वही कह रही हूं। और FATF जो है ये 2014 तक इतना पोलिटिसाइज नहीं था, क्योंकि मुझे याद है जो पहली मीटिंग मैंने वहाँ अटेंड की थी फ्रांस में, उसमें ये चीज़ ही नहीं थी। बड़ा नॉर्मल तरीके से हमने एक हमारे स्टेट बैंक से एक ऑफिशियल आए हुए थे और एक और साहब जो थे असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के थे, 4 लोगों ने वहाँ बैठ के सारी मीटिंग अटेंड की और ख़त्म हो गया। उससे अगले बरस से ये जब पोलिटिसाइज हुआ है तो आपको हर तरफ चीज़ नजर आना शुरू हो गई। राइट, मैं ज़रा भट्टी साहब की तरफ चलती हूँ। भट्टी साहब, इनएविटेबली ये इंटरलिंक्ड तो हैं, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो सारा, चाहे उसकी जो है वो इंटरनेशनल एक जो है वो रामिफिकेशंस हैं, एक डोमेस्टिक उसकी जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। बट अगर आप देखें जितने ममालिक हैं, अगर UK का ही हम देख लें तो मेरी प्लीज़ आप सब मुझसे जो है वो बहुत एक्सपीरियंसड हैं, मुझसे ज़्यादा जो है वो आपका एक्सपीरियंस है मनी लॉन्ड्रिंग में। अभी इंडियन एक नेशनल है, शायद उसको भी वापस नहीं भेजा, कोई एज सच इक्का दुक्का ही कोई केस होगा UK में से। विजय माल्या का केस अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरा ख्याल है कोई एक कद्दा ही केस होगा जिसमें सजा हुई है, वो भी अभी तक वापस नहीं गया या पैसे उस तरह वापस नहीं गए। तो एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं है, ये इकोनॉमीज तो फ्लरिश कर रही है इन पैसों पे। देखें, वो जिस ममालिक में गया है वहाँ ऑफशोर कंपनियाँ लीगल बनाई जाती हैं, वहाँ ये नजायज़ पैसे को ही लीगल रखा जाता है, उसमें लहर्स जो बनाई जाती है इसलिए बनाई जाती है। मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म हरदिल अजीज़ इमरान खान साहब ने फरमाया मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है वो पैसा लाना है। मैं कह रहा हूँ आज हो रही है, उसको रोक ले भाई। वो आपने दिल्ली दूरस्थ, मैं कह रहा हूँ आज हो रही है। पिछले महीने मुझे पता है हुकूमती एक अहम बंदे ने बाहर पैसा भेजा। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? 2 सालों से पहले आप कहते थे रोजाना 10 से 12 अरब रुपया करप्शन होती है, वो 10 से 12 अरब जो बचाया है 2 सालों में 700 दिनों का, वो तो पैसा बचाए। गुजारिश है कि देखे प्रैक्टिकली आपको करना होगा।
अच्छी तकरीरें, अच्छे अल्फाज दीवारों पे भी लिखे होते हैं तहरीर, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली आपको करना होगा। कोई एक शख्स बताए जिन्होंने 2 साल हो गए इन्होंने करप्शन में उस शख्स को नौकरी से निकाला हो, कोई एक शख्स बताए। आप तो इतने क्लोज है प्राइम मिनिस्टर से, आप तो इतने क्लोज थे इलेक्शन से पहले, आप बहुत क्लोज थे, क्या जिन शख्स का आप नाम ले रहे हैं क्या आपने प्राइम मिनिस्टर से गोशगुजार किया कि ये देखें ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, या आप इसको तो रोक लें? मैं उनके क्लोज था हूं नहीं पता इलेक्शन से पहले उनकी छतरी के नीचे हो रही है। डू यू थिंक हाँ, इलेक्शन से पहले 25 जुलाई 2018 से पहले रोजाना बात होती थी। अब वो वजीर आज़म है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम वही है जो मेरा काम मुशर्रफ दौर में था या नवाज शरीफ दौर में था। गुजारिश ये है कि उनकी नाक के नीचे IPP पे साथ कंप्रोमाइज हुआ। उन्होंने बिजली की वो लिया नोटिस तो उसकी कीमत बढ़ गई, चीनी का नोटिस लिया वो 50 रुपए से 105 पे आ गई, गंदुम का लिया उसकी कीमत बढ़ गई। मुझे बता दें अगर वो करप्शन के खिलाफ हैं तो पूरे मुल्क में यहाँ सारी ब्यूरोक्रेसी, सारे सियासतदान वाकई ईमानदार है। अगर नहीं ईमानदार, कहीं कहीं करप्शन है, तो कोई एक बंदा उन्होंने करप्शन पे साइड किया, कोई एक सिंगल मिसाल दे दे। लाहौर का DPO जो CCPO जो दुनिया जहां की करप्शन में मुलव्वस है और IB की रिपोर्ट है और खुद PM के पास पड़ी है, आप उन अफसरों को बुला के लगा रहे हैं। ये छोड़ दे, चोरों को चौकीदार बना के घर की हिफाजत के ख्वाहिश रखना नादानों की ख्वाहिश होगी। मैं ज़रा जनरल साहब की तरफ चलती हूँ। जनरल साहब, अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो ये बात की गई है एज़ फार एज मनी लॉन्ड्रिंग इज़ कंसर्न, कल भी बात हुई, आज भी हुई, इसका ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल एक एस्पेक्ट है और जो डोमेस्टिक है वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वही जो बात कड़वा सच ये है कि जो मईशतें इसकी वजह से फ्लरिश कर रही हैं, वेस्टर्न ममालिक फ्लरिश कर रहे हैं क्या, और एट द एंड ऑफ द डे वो सुपर पावर्स भी हैं, वो डिसीजन मेकर्स भी हैं, वो अपनी मर्जी से जो है वो लॉज बनाते हैं। क्या आप समझते हैं कि उनको कोई फ़ायदा होगा या उनको कोई इससे जो है वो कोई इट विल मेक अ डिफरेंस, या वो कोई चेंजेस इसमें लाएंगे, या कोई इससे जो है वो चीज़ें बदल सकती हैं? देखिए, कोई दुनिया का मुल्क अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। आपका क्या ख्याल है कि UK को नहीं पता कि पाकिस्तान से जो पैसे चोरी होकर जा रहे हैं या इंडिया से चोरी होकर जा रहे हैं और वो उसको वेलकम कर रहे हैं वहां पे? UK की इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, उनका आप बताइए ना कि उनका इतना बड़ा कौन सा बिजनेस है दुनिया में आजकल जो UK का, जितनी इकोनॉमी उनकी चली जा रही है उनका। आप इसी तरह अमेरिका को ले लीजिए आप, इसमें तो इशू ये है कि वो खुद भी कर रहे हैं और हमारे लोगों को नंबर, ये जो ऑफशोर सिस्टम जो बनाया गया है, हमारे वकला को, ये हमारे लोगों को ले जाके वहां पर पूरी तरह पहले समझाया गया कि ऐसे काम होता है, वो समझ के आए, फिर उन्होंने काम किया पाकिस्तान का। तो ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये हमारा एक बड़ा बर्निंग इशू है ये। सही। और ये देखिए कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो हमने कोई कानून बनाने की कोशिश की, और ये आई नो फॉर दिस फॉर फैक्ट कि भाई इसके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल आपकी पार्लियामेंट में पता है कितना असर पड़ा रहा है, किसी ने उसकी तवज्जो ही नहीं दी। अब जब फैटक का डंडा सर पे था तो हमने कुछ कवानीन पास कर दिए इसके ऊपर। सीरियसनेस नहीं है हमारे, देखिए हमारे यहाँ सीरियसनेस नहीं है, फिर जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी हमें समझ नहीं है, और उनके ऊपर जो काम करना होता है उसके लिए जो डेडिकेशन और फोकस चाहिए वो हमारे पास नहीं है। इन एनी केस व्हाइट कॉलर क्राइम जो जैसे बात हो रही थी, मुश्किल है काम करना, बट आपने कम से कम उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइसोलेट करके पब्लिक के सामने ये खामखा की तकरीरें करने के बजाय नैब शैब जो बात कर रहे हैं को पब्लिकली को सामने लेके आए, कोई पाकिस्तान से तो कम सजा दिलवाए ना उनको, पाकिस्तान की अपनी कोर्ट से वो सजा दिलवाए। वो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा अपना जो निज़ाम अदल है वो बदकिस्मती से वो इज हार्डली फ्रॉड। तो ओवरऑल जो सिस्टम है इस सिलसिले में हमारा जो निज़ाम अदल है ये भी, और जो इंटरनेशनल जो लॉज सिस्टम्स हैं उसमें भी वो डिलिबरेटली लूपहोल रखे जाते हैं। आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी सीनियर लॉयर समटाइम्स बैक, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो चाहे लॉज बनाने हो, तो लॉयर्स ने ये बीच में लूपहोल इसलिए रखते हैं वो डिलिबरेटली ताकि कल को कोर्ट में जाएंगे तो उनका फायदा उठाएंगे। यही इसलिए तो लॉयर्स का इतना काम चलता है इसमें। फिर जो हमारे जो लेयर आफ्टर लेयर फिर लेटरल को वर्टिकल, हमारा तो आप अगर आज मुझे बता दें कि आपका जो लीगल सिस्टम है कैसे काम करता है, ये मतलब आप भी बैठे हुए हैं और भट्टी साहब भी बैठे हुए हैं, आप दोनों एक्सपीरियंस आदमी हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके लीगल सिस्टम में कोई जो आप काम करना चाहें, इफ यू हैव एनफ मनी एंड यू हैव टाइम एट योर हैंड, आप कुछ करवा के ले सकते हैं। इसलिए नहीं कि भाई हमारे सारे करप्ट हैं, बिल्कुल करने की कोशिश ही नहीं की सारे को। बिल्कुल।
اور اس میں تھوڑا سا آپ سے جو ہے وہ ڈس ایگری یہ کروں گی کہ آپ بالکل قانون میں لوپ ہولز ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں تو پچھلے 3-4 سال سے جب سے کیونکہ یہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، تو یہ سن کے اور نیب کی جو کارکردگی ہے سن کے میں تنگ آ گئی ہوں کہ جی پروسیکیوشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. تو سوال بار بار ہم وہی کرتے ہیں کہ جی پروسیکیوٹرز، آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ لاکھوں کے لائرز ہوتے ہیں، بڑے مہنگے لائرز ہوتے ہیں. اجازت دیں جی پلیز. آپ حیران ہوں گی کہ ہم تو چونکہ افیکٹڈ ہیں اس لوگ سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے وکیل کیس بیچ جاتے ہیں کہ مل جاتے ہیں آپس میں. ٹھیک، اس کے خلاف قانون ہے کو آپ کو، میں آپ کو مطلب آئی کین کوٹ یو، مطلب ناٹ ون مینی ایگزامپل، وکیلوں نے کیس بیچ دیا مخالف کے ساتھ، فیصلے کی طرف ہو کے بیٹھ گئے سارا. صحیح. تو آپ کا تو سسٹم پورا اسکیوڈ ہے سارا یہ. ٹھیک سر، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو اور پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ اور چیزیں ڈسکس کی تھی جس میں اسلاموفوبیا کا ذکر کیا تھا اس پر بھی بات کرنی ہے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پچھلے سیگمنٹ میں منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور اس پہ میرا خیال ہے آل آف اس ہم متفق ہیں ایک طرح سے کہ جو وہ پیسے باہر گئے ہوئے ہیں وہ اس طرح واپس نہیں آ سکتے. ایک اور پوائنٹ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے ریز کیا اور جو کہ آبویسلی جو ہم سب کے دلوں کے بہت قریب بھی ہے، جو اسلاموفوبیا بہت بری طرح سے پھیلا، انڈیا میں بھی پھیلا، اس کے بعد اب پیرس کا جو ہے دوبارہ، پہلے بھی جو ہیں فرینچ کارٹونز جو ہیں وہ آئے، دوبارہ سے ہوا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ جی یو این کو چاہیے کہ اسلاموفوبیا کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک دن جو ہے وہ مقرر کیا جائے، باقاعدہ ایک دن منایا جائے. اگین تجویز بہت اچھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف کہنے سے جو ہے وہ ہو جائے گا یا اس پہ کوئی، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ترکی کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ چینل کی باتیں ہوئیں، بہت ساری اور چیزیں ہوئیں، پھر ہماری کچھ اپنی مجبوریاں آ جاتی ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سو یہ چیزیں تقریروں تک تو بہت اچھی ہیں، عملی جامہ آپ کو لگتا ہے پہنایا جائے گا اس کو؟ دیکھیں، اب اسلاموفوبیا تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں نا، ریسنٹ ہسٹری میں آپ جائیں تو پہلے USSR جو تھا وہ دشمن تھا مغرب کا، اس کے بعد ان کو ایک اور دشمن چاہیے تھا جو کہ انہوں نے مسلمان کی شکل میں سامنے لے آئے. اس میں اتنا خوف پھیلایا اور وہ جو جنریشن، جو بچے تھے وہ اب بڑے ہو کے اس لیول پہ آ گئے جو کہ مغربی ممالک میں پالیسیز بنانے میں عمل دخل ہے ان کا. سو یہ چیز تو چلے گی جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے، یا وہ لوگ جو کہ اب پل بڑھ رہے ہیں اور جن کے نزدیک مسلمان اب اتنا بڑا دشمن نہیں رہا کہ جتنا کہ انہوں نے چین کو بنا دیا ہے یا جتنا دوسری جگہوں کو بنا دیا آپ نے. سو یہ دشمن ان کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ آپ ضرور اچھی تجویز ہے کہ یہ ہو جائے، اور میرے خیال میں اس میں OIC کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ OIC دوسرے ایشوز کے اوپر تو شاید یکجا ہو کہ نہ کر سکے، لیکن اس کے اوپر ضرور کرے گا. تو اس کے لیے ان کو کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ کر دیں. اور اس میں اگر آپ نہیں بھی کرتے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی سفارت کاری میں ضروری نہیں ہوتا کہ تمام دنیا کے ممالک کو آپ لے کے اکٹھا چلیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 15 ممالک اکٹھے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے آپ ایک دن بنا لیں اور آہستہ آہستہ آنے والے برسوں میں وہ پھیلتا رہے گا. ذرا بھٹی صاحب کی طرف جاتی ہوں، مسکرا بھی رہے ہیں. آپ سے بھٹی صاحب یہ جاننا چاہتی ہوں، اگین یہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ملیشیا کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ ہم نے ایک جوائنٹ وینچر، چینلز کی بات ہوئی، پھر ابھی امبیسڈر صاحب نے OIC کی بات کی. بڑی معذرت کے ساتھ OIC تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بالکل مردہ گھوڑا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ سشما سوراج صاحبہ جب زندہ تھیں ان کو بلایا گیا، اس پہ ہم نے بڑا جو ہے وہ اس پہ واویلا مچایا. نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ ہماری بات نہیں مانی گئی. اور یہ وہی رجیم ہے جو کہ ہندوتوا کے اوپر چلتی ہے، مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام جو ہے سب کے سامنے ہے کس طرح کر رہی ہے. ڈسپائٹ دیٹ وہ اسپیشل گیسٹ کا جو ہے وہ اسٹیٹس لے کے آئی تھیں اور وہ OIC کے فورم میں آئی، ہم نہیں گئے. دیکھیں، UN سے تو ہم شکوے گلے تب کریں، ہمیں بتائیں آپ کے مقبوضہ کشمیر میں سعودی عرب نے کیا موقف لیا، UAE نے کیا لیا، ادھر کس کو بلا کے کیا دیا، امیر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب ہم اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے عادی ہو چکے ہیں. ڈو یو تھنک یہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے پیچھے امریکہ نہیں ہے؟ کیا UN امریکہ کے خلاف جا سکتا ہے؟ آپ نے تقریریں کرنی ہیں، اچھی 100 دفعہ کریں. OIC کا کریکٹر ہے کیا؟
اس نے کب آ کے جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہاں پہلا قدم اٹھایا؟ وہ تو آپ کا بھارت جو جس نے گجرات میں مودی نے کیا، وہ تو یو اے میں بلا کے اس کو پسندیدہ کر رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں، ان میں بزنس کر رہے ہیں۔ یہ جنگ پاکستان کو لڑنی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ جب بھی دیکھتے ہیں پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، انہیں یو اے ای سے کوئی انٹرسٹ نہیں، انہیں او آئی سی سے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ 72 سال سے جو جنگ ہے نا، جو ہم نے پکڑ کے گود میں دے دیا ہے اور اچھے اچھے الفاظوں سے کھیل رہے ہیں، یہ ہندو جنونی آر ایس ایس کے گنڈے مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمانوں کے بھائیوں کے خون سے کھیل رہے ہیں، ہم ادھر الفاظوں میں کر رہے ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو آپ کی اچھی تقریریں، زوردار تقریروں سے فرق پڑے گا، آپ کے ساتھ تو اسلامی ممالک نہیں ہے۔ یہ پاکستان کو کرنا ہوگا، اور یہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بہتر حل جانتے ہیں۔ میرے خیال میں مطالبات سے عمران خان کے 4 حلقے نہیں کھلے تھے، 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا، ایک سیاسی جماعت کے 4 حلقے نہیں کھلے، تو ادھر 80,000 لوگوں کو آر ایس ایس کے گنڈوں نے یرغمال بنا کر بیچیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی فروشی کر رہے ہیں، تو ہم تقریر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر تقریر کرتے رہے، اگلے سال ایک اور تقریر کر دیجئے گا۔ بٹی صاحب، کیونکہ آپ نے جنرل صاحب سے کہا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک سلوشن ہو سکتی ہے، تو جنرل صاحب اوور ٹو یو، کیا سلوشن آپ اس کی دیکھتے ہیں اسلام فوبیا کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا ہم قومی طور پہ ودن پاکستان اس چیز سے ہم یکجا ہیں، چاہے وہ اسلام فوبیا کا مسئلہ ہے، چاہے وہ آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے۔ آپ جب تک اپنی قوم کو تیار نہیں کریں گے، اور جس دن تک پاکستان اپنے سٹینڈ پر دنیا کو کھڑا ہوا نظر نہیں آئے گا، دنیا آپ کی بات نہیں سنے گی۔ تقریریں آپ کر لیں، آپ اس کو فالو اپ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کنسرٹڈ ڈرائیو نہیں ہے، آپ کی پش نہیں ہے، اور اس سے لگتا یوں ہے کہ یو آر ناٹ ریئلی سیریس اباؤٹ دی ہول تھنگ۔ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر، آپ مجھے بتائیے نا، ٹھیک ہے، وی آر بلیمنگ دی پرائم منسٹر اینڈ پارٹی، سارا کچھ مجھے بتا دیجیے، وہ تو بھی ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو باقی ہماری قوم کی لیڈرشپ صرف ایک عمران خان تو نہیں ہے نا، باقی لیڈرشپ بھی ہے ہماری، وہ کیا رول پلے کر رہی ہے؟ بالکل، مطلب ان کا بھی تو اتنا ہی پاکستان ہے نا جتنا عمران خان کا ہے، جو میرا ہے یا آپ کا ہے، ان کے لیے بھی تو کشمیر اتنا ہی محترم ہے جتنا ان کے لیے ہے۔ میں نے اسی لیے کہا کہ جو یہ تجاویز دی جا رہی ہے، میں پچھلے 5-6 سالوں سے سن رہی ہوں، سب اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں۔ کرنا چاہتا ہوں نا، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ او آئی سی کو، آپ اس کو ڈسریگارڈ کسی کو بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے ہر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کہیں آپ کی آواز سنی جائے گی، کہیں نہیں سنی جائے گی۔ ایک تو پاکستان اس مسئلے پر کلیئر ہو جائے کہ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے، اور یہ ایشو ہے جیسے ڈاکٹر کہہ رہے تھے، دیکھیے 90 میں جب سوویت یونین ڈسپٹ ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا اس وقت، تو واشنگٹن پوسٹ کا ایک اداریہ تھا، اس کو پیرافریز کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے لکھا تھا کہ ناؤ دیٹ وی ہیو ڈیفیٹڈ کمیونزم، ہمارا اگلا کون سا ایسا دشمن ہے جس کے خلاف لڑ کے ہم نے اپنے جو نظریہ، جو وٹ ایور دیئر لائف اسٹائل از، اس کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور ترقی بھی کرنی ہے۔ اس نے اسلام لکھا تھا، وہ اس وقت سے کام آپ کا جاری ہے۔ تو آپ ساری چیزیں آپ چھوڑ لیں، آپ کیوں نہیں ہم اس چیز کو سمجھتے کہ بھئی وی آر دی اینیمی، اور اس میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے دیکھیں، یو ہیو بین، آپ بڑے اسکلفلی، آپ کی جو اسلامک ورلڈ میں جو بھی جہاں بھی کو پاور سینٹر بن سکتے تھے، ان سب کو ڈیوائڈ کر کھڑا کر دیا۔ یونٹی آپ کی نہیں ہوگی۔ پاکستان اسٹینڈز الون، اینڈ پاکستان مسٹ نو دیٹ اکیلا چلیں گے تو کوئی لوگ آگے ساتھ ملیں گے آپ کے۔ آف کورس ترکی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ملائیشیا آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ مل کے کم از کم ان کے ساتھ تو آگے چلیں نا۔ جو ہمارے فارن منسٹر نے جب یہ وہ ان کا آؤٹ برسٹ تھا، جس کے بعد میں اس کو ڈائی ڈاؤن، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر او آئی سی کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے اور سعودی عربیہ لیڈرشپ لے کے آگے نہیں چل سکتا، تو پاکستان ہیز ٹو گو، اینڈ پاکستان ول گو اٹ الون، وائی ناٹ؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے قوم کو آپ تیار کیجیے، اور صرف ایک فورم نہیں ہے کہ یو این جنرل اسمبلی میں تقریر کری، بات ختم ہو گئی۔ اتنے زیادہ آج کل تو دیکھیے، ٹریڈ از ون، میں جیسے پہلی بات کا لا، پھر آپ نے کتنے مقدمے کیے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے مودی کے خلاف، یعنی دوسروں کے خلاف جا کے، آپ نے کتنے جا کے جو جہاں پہ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، آپ نے کوئی باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا ہے، ود ایویڈنس لے کے کیس گئے ہیں دنیا میں، اب لے کے تو یہاں سے ایک دفعہ دیکھیں، اس کو سسٹین کرنا پڑے گا آپ کو، اور یہ سسٹین صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، باتوں سے نہیں ہوگا۔ اینڈ فائنلی دیکھیے، بھٹی صاحب جیسے اشارہ کر رہے ہیں نا، there are more than one ways to skin a cat، اور ہمیں یہ جو سبق ہم دیتے ہیں نا کہ ہم اکانومی ٹھیک ہوگی تو پھر کشمیر کو کریں گے، دیکھیے کشمیر، اس کا ایک سنسٹ کلاز ہے کشمیر کی، وہ یہ ہے کہ جس دن مودی کو یہ یقین ہو گیا، اس نے جو بیلنس ہے اپنے
तरफ कर लिया है और जिस तरीके से वो आबादी का तनासब चेंज कर रहा है वो ले गया, उसने उस दिन झूठा मूठा रेफरेंडम करा के दुनिया को दिखा देना, दुनिया वो बात मान जाएगी क्योंकि दिस सूट्स द वर्ल्ड। कश्मीर लोगों के बड़े इंटरेस्ट का ये सूट करता है उनको, इसलिए पाकिस्तान के पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कर सकते हैं और हम देखिए पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम। हम क्यों अपने हमने हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं? आपकी इकोनॉमी तो ठीक अगर होगी, पता नहीं कब ठीक होगी, इस दौरान क्या होगा, बाकी कश्मीर का क्या होगा, आपके दूसरे इंटरेस्ट है उनका क्या होगा आपका। सही सही ठीक। जन साहब आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक का जो है वो कहा जा रहा है, ब्रेक के जब बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी का जो आज एहतजाज चल रहा है उस पर भी बात होगी, वहाँ क्या हो रहा है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी का एक ख़ानदान जो कि 2012 में इंडिया माइग्रेट कर गया था, गुज़िश्ता माह 12 रुकनी इस ख़ानदान के 11 अफराद को बेईमाना तरीके से पुरअसरार हालात में कत्ल कर दिया गया। यह वाक़या 9 अगस्त को पेश आया। इस वाक़े के बाद भारतीय हुकूमत मुस्तकिल हक़ाइक़ जो है उसे छुपा रही है, यहाँ तक कि इस केस की कार्रवाई से मुतल्लिक अब तक क्या किया गया है इस पर भी भारतीय हुकूमत जवाब देने को तैयार नहीं है। जोधपुर राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के 11 अफराद के कत्ल पर मुल्क भर की हिंदू कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। डिप्लोमेटिक कॉन्क्लेव के पास इस टाइम धरना दिया है और इस वक्त जो सारे मुजाहिरीन हैं वो धरना देकर इस वक्त बैठे हुए हैं और मुजाहिरीन का मुतालबा है कि उन्हें इंडियन हाई कमीशन की तरफ जाने की इजाज़त दी जाए। मुजाहिरीन में मौजूद मकतूल ख़ानदान के पाकिस्तान में बसने वाले रिश्तेदारों का ये इल्ज़ाम है कि भारतीय रॉ इस कत्ल में मुलव्विस है। उनके मुताबिक राजस्थान से ये ख़ानदान वापस पाकिस्तान आना चाहता था और इन पर दबाव था कि ये एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों का हिस्सा बने, जिसके इनकार पर इस ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान में बसने वाले ख़ानदान की तरफ से जो है वो लगाया जा रहा है। एक तरफ भारत CA जैसे कवानीन लाता है कि हमसाया ममालिक से सो कॉल्ड जो भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं वो भारतीय शरीयत जो है वो उनको मिल सकती है, वो मिलेगी, और दूसरी जानिब ये जो हो चेट कंधे हैं इनको अपनाया जाता है। खैर आज हमारी टीम उस धरने में जो है वो वहाँ पे लोगों से बात की और साथ ही साथ कुछ देर में हमें रमेश कुमार साहब भी जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, वो लीड कर रहे हैं सारे प्रोटेस्ट को। तो पहले ज़रा सुन लेते हैं कि वहाँ पे जो लोग थे और काफ़ी बड़ा जो है ये मुजाहिरा था, वहाँ पे लोगों का क्या कहना था, ज़रा वो सुनिए। इस वक्त आप देखें पूरे पाकिस्तान से जितनी भी हिंदू बरादरी 74 साल हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि हिंदू पाकिस्तानी हिंदू भारत के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहे, वो इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दे रहे। हमारी डिमांड सिर्फ यही है इंडियन हाई कमीशन से, इंडियन गवर्नमेंट से कि पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली तक एक्सेस दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते थे। हमारा यही वो मौका, उसको एक्सेस दे, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट दे। ये हमें फैमिली की तरफ से ये बताया गया है कि वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप जासूस बने, पाकिस्तान में जाके हमारे जासूस बने। वो जासूस नहीं बने तो इनको कत्ल किया गया। हमारे 11 बंदे को मार दिया इंडिया में, उसके लिए हम आए। क्या हमारा पाकिस्तान है, हम यहाँ आज़ादी से घूम रहे तो वहाँ क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं? बुरी बात है। हम इसलिए आए कि ताकि हम सब एक है, ये धरती माँ हमारी माँ है, तो हम इसकी तरफ रहेंगे, उसकी तरफ तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ का हम नमक खत्म, यहाँ नमक हराम तो नहीं है ना, हमारा देश है। 11 पाकिस्तानियों को इन्होंने मार दिया है। क्यों मार दिया है? जब हम नहीं मार रहे तो आप क्यों मार रहे हो यार? आपके रामायण में भी ये लिखा है कि हम एक चूंटी भी नहीं मारते, तो हम आपको क्या समझें? या फिर आपको रामायण पढ़ने की ज़रूरत है? और यकीन कीजिएगा साहब, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है साहब। आपके बंदे पकड़े और इज़्ज़त के साथ देखिए आपके मुल्क में भेज दिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए हम अच्छे हैं या आप अच्छे? हमारा मुतालबा है, मोदी साहब ने जो जुल्म किया है उनको बताना चाहते हैं तो जीना है तो इंसान बनकर जियो, बादशाही करनी है तो इंसान बनकर जियो, हैवान बनकर नहीं जियो। पाकिस्तान में अमन से है। हमारे जो मुसलमान इधर के लोग भाई है वो हमारे भाइयों से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं, हमारे बरादरी वाले हमारे घर वाले से ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, जो अच्छा नहीं करोगे तो बुरा होगा तुम्हारे लिए। मोदी साहब को बोलते हैं तो
जल्द से जल्द मसला हमारा हल करो। दूसरे मुल्कों से भी हमारी मुतालबा है कि इनसे, इंडिया वालों से ये पूछा जाए कि ये इनको क्यों नाजायज मारा है, और जो इंडिया वालों के जो भी हैं बंदे जो हैं उनको पकड़ के उनको सज़ा दे ताकि हमारे को इंसाफ मिले। प्रोड्यूसर साहब, क्या डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? डॉक्टर साहब से कुछ ही देर में जो है वो हम राब्ता करते हैं, लेकिन बस अब जो ये हुआ है ये कोई अपनी नौयत का पहला वाक़या ही है, मतलब कि इस तरह लोगों को जो है वो उकसाया जा रहा है और फिर उसके बाद उनको बेईमाना तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अगेन दिस पॉइंट्स टुवर्ड्स द सैबोटाज एक्टिविटीज़ दैट इंडिया इज़ एम्प्लॉइंग इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी आप देखें कुछ ही देर पहले, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त एक बहुत अहमियत जो है उसका अहमियत का हामिल हो गया है CPEC के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, वहाँ पे भी जो सेक्टेरियन वायलेंस का भी ये कहा गया कि वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस इंडिया जो है वो करा रहा है। बलूचिस्तान में तो हमें पता ही है। क्या कहेंगे इस पे? ये इंडिया की जो हरकतें हैं अगेन ब्रिंग्स अस टू दैट सेम पॉइंट कि हम इसके जो हैं वो हम विक्टिम्स भी हैं, लेकिन हमें दुनिया विक्टिम मानने के लिए तैयार भी नहीं है। देखिए, आप विक्टिम नहीं है, आप विक्टिम नहीं इसलिए कि भारत जो ये सब कुछ कर रहा है, पहले तो ये था कि किसी तौर पे बलूचिस्तान में वो हालात ख़राब करे जिसकी वजह से कि बैरूनी ममालिक की जो है मदाखलत वहाँ हो सके, इसलिए कि वहाँ उनको मादनियात नज़र आती है, वहाँ दौलत नज़र आती है। दूसरी चीज़ जो है, अभी जो पिछले 1 बरस से बल्कि 7-8 माह से भारत बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है, उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान में जब इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो चुका है और तालिबान के और हुकूमत के आपस में एग्रीमेंट साइन हो गया, तो उसमें एक चीज़ भारत को बड़ी साफ नज़र आ रही है कि उसका कोई रोल नहीं है। भारत की ख्वाहिश थी कि मगरबी सरहदों पर भी पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए, उसमें चूंकि उसको नज़र आ रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं होगा, तो एक रोल कार्व आउट करने की कोशिश कर रहा है। इधर जो हुआ है, लेकिन एक चीज़ भारत की तो बाद में कहूँगा, लेकिन अपने हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के हवाले से, कि ये 11 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया है और इस वक्त हमारा सारा मीडिया जो है उसको चाहिए कि इसके ऊपर इतना शोर मचाएं और पूरी दुनिया में भी कि आप सारी दुनिया को पता चल सके कि क्या हुआ है। लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते उनको कि वो हिंदू हैं या वो सिख हैं या वो पारसी हैं या दे आर पाकिस्तानीज एंड 11 पाकिस्तानीज हैव बीन किल्ड। तो उन पाकिस्तानियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब इकट्ठे होके इस चीज़ को आगे लेके चलें। आप पाकिस्तान ने हमेशा इसके ऊपर एक जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत जो कवानीन होते हैं उनको फॉलो करता है, और जो उनके फिशरमैन भी पकड़े जाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, जो दूसरे लोग गलत आ जाते हैं उनको भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारत की ये ख्वाहिश है किसी तौर पे सिंध में, बलूचिस्तान में और लद्दाख में जो उनका चीन के साथ मसला है वो यही है कि वहाँ वो 66 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे थे ताकि किसी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का जो रास्ता है उसके साथ एक डायरेक्ट लिंक हो सके और वहाँ वो पहुँचने में उनको आसानी हो सके। वो तो चीन आड़े आ गया तो सारी चीज़ वहाँ रुक गई। लेकिन भारत की इस वक्त पूरी कोशिश है, और ये ना समझे कि ये आखिरी है, इसके बाद भी वो करता रहेगा कि आपके मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की वो चीज़ें करता रहेगा ताकि किसी तौर पे आपको आपकी टोज पे रखे और आप गिर भी ना सकें और अपने पाँव पे खड़े भी ना हो सके। ये चाहता है वो। भट्टी साहब, अब हमने देखा इंडिया में कोरोना ले लें, उसको भी मजहबी रंग जो है वो दे दिया गया। किस तरह वहाँ पे कोरोना को लेके उसके बाद मॉब लिंचिंग हुई लोगों की वहाँ पे, वो हमने देखा। अब एक तरफ भारत ये कहता है कि तमाम जहाँ पे भी दुनिया भर से अगर कोई पर्सिक्यूटेड कम्युनिटीज़ हैं कि जिन कम्युनिटीज़ पे मजालिम हो रहा है वो हमारे पास आए, हम उनको शहरियत जो है वो देंगे। दूसरी तरफ हम ये मजालिम देख रहे हैं और बताने वाला भी कोई नहीं है कि इन बेचारों के साथ हुआ क्या, कहाँ तक पहुँची इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर साहब आप देखें, समझौता एक्सप्रेस पे मुसलमानों के साथ क्या हुआ, क्या ये हिस्ट्री ज़्यादा दूर की है? गुजरात में मोदी कसाई ने किस तरह दरिंदगी से मुसलमानों को शहीद किया, जो इस वक्त भारत में अक़लियत मुश्किलात का शिकार हैं वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन के जो लो कास्ट के हिंदू हैं वहाँ भी उन्हें दरिंदगी से मारा जा रहा है। अब ये 11 पाकिस्तानी थे, ये हिंदू नहीं थे, पाकिस्तानी थे। क्या अगर हाली इस तरह टीवी पे कवरेज लेने की बजाय इंटरनेशनल कोर्ट में जाए कि जी हमारे 11 या 12 शहरी पाकिस्तानी जो वहाँ गए थे उनको जासूस ना बनने की पादाश में कत्ल कर दिया गया है। देखिए, इसको अब आपको अगले स्टेप लेने होंगे। मोदी आपके टीवी से इम्प्रेस नहीं होगा,
आप क्या समझती हैं कि बलूचिस्तान में वो नहीं दहशतगर्दी कर रहा, 2 मसलकों को लड़ाई करने के लिए नहीं कर रहा, अफगानिस्तान में उसने ट्रेनिंग कैंप नहीं पैदा किए हुए, पाकिस्तान में हर होने वाली दहशतगर्दी में आपको भारत ही निकलेगा, आप जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर ले। सज्जन गुलभूषण कैसे पकड़ा गया, किसका राह का एजेंट था, किसका सर्विंग अफसर था, लेकिन भारत अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसका हल सिर्फ जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब के पास है। आपकी और मेरी गुफ्तगू से भारत की दरिंदगी, मोदी का जंगी जुनून खत्म नहीं होगा। अच्छा जनरल साहब, भट्टी साहब के बकौल हर चीज का हल आप ही के पास है, तो इसका भी हल आपने निकालना है। देखिए, एक तो जो हम पहले बात कर रहे थे ना प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की, आज का ये जो इंसिडेंट जो हमारे साथ हमारे जो शहरियों को शहीद किया गया, मारा गया इंडिया में, ये केस प्राइम मिनिस्टर शो केस कर सकते थे आज। ये हमारे फॉरेन ऑफिस की मैं समझता हूँ सुस्ती है। ये केस आज केस इन पॉइंट लेके चलता कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, और ये भी साथ हाईलाइट करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों या क्रिश्चियन का मसला नहीं है, वहां तो हिंदू मत जो है बाई सेल्फ वो डिस्क्रिमिनेटरी है। वहां ब्राह्मण जायनिज्म को एक्सपोज करने का ये भी मौका था, वो भी हमने आज गवा दिया। अब हमारा जो मीडिया, देखिए हमारी मीडिया की कमजोरी क्या है, हमारा मीडिया सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से देखा जाता है, उससे बाहर कोई देखता नहीं है इसको। हमारे मीडिया की जो रीच है वो बहुत ज्यादा है, तो बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई उन्हीं के साथ है। हमें इंटरनेशनल रीच के लिए हमें उसको बहुत आगे एक्सपेंड करने की जरूरत है। तो देखिए भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं, मैं भी समझता हूँ क्या वो बात कर रहे हैं। हम जो देखिए, जब तक पाकिस्तान अपने कदमों पे मजबूती से नहीं खड़ा, जिस दिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी को कहीं हो गया कि हम ये हमारा इंटरेस्ट है इसलिए हम लड़ के मर जाएंगे इसके लिए, जिस दिन दुनिया को यकीन हो गया कि ये कौम अब तो लड़ जाएगी मर जाएगी, अब देखिए अब दुनिया आपकी बात सुनना शुरू कर देगी। और इसके लिए पाकिस्तान को अमली इक़दामात करने होंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान को हर्ट कर सकता है तो क्या पाकिस्तान के हाथ टूटे में हम नहीं कर सकते उसको हर्ट? हमें क्या मसला है? हम क्यों अपने आप को हमने खुद अपने हाथ पांव बांध के रखे हुए हैं? देखिए सर, अभी जब कथा कलामी की माफ़ी, जब ब्रेक पे हम गए थे तो यही बात अभी एम्बेसडर साहब से मैं कर रही थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम जिस तरह कहते हैं कि जी हमारी फॉल्ट लाइंस एक्सप्लॉइट होती रहती हैं, हम इंडियन फॉल्ट लाइंस एक्सप्लॉइट करने की शायद हम कोशिश ही नहीं करते। मिजोरम देख लें, खालिस्तान देख लें, वगैरह वगैरह, इतनी फॉल्ट लाइंस हैं इंडिया की, हम वो कोशिश ही नहीं करते। यही तो मैं आपसे अर्ज करूँ ना कि इतना ज्यादा कुछ है करने के लिए पाकिस्तान के पास, हम क्यों नहीं सिर्फ देख रहे अपने आप को? हम क्यों अपने अंदर ही सब कुछ वोट के बात करके बैठ के हम बात करो? इतना कुछ हो सकता है, इतना कुछ पाकिस्तान कर सकता है कि यही चीजें जो पाकिस्तान जब स्टेप्स 1 2 3 4 5 लेगा तो दुनिया को पता लगेगा पाकिस्तान इज सीरियस। ये जो हम कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल 8 nuclear powers are at shouting distance from each other. Right. अच्छा जनरल साहब, I'm sorry, I'll have to interject. प्रोड्यूसर मुझे शायद बता रहे हैं कि इस वक्त डॉक्टर रमेश कुमार साहब जो हैं वो इंडियन हाई कमीशन के अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कुछ मीटिंग करके आए हैं, और ये बताया जा रहा है शायद ये, सॉरी प्रोड्यूसर ज़रा दोबारा बताइए, वहाँ पे जो है वो चस्पा कर रहे थे, उसके बाहर जो है वो जो हाई कमीशन है उसके बाहर कुछ चस्पा करके आए हैं, और ये कहा जा रहा है कि शायद ये धरना जो है ये ख़त्म होने वाला है, ये कहा जा रहा है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है इसमें, आगे जाके आपको विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस। लेकिन तमाम पार्टिसिपेंट्स का यहाँ अगर हम खुलासा करें, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच थी बहुत एक जामे स्पीच थी, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें स्पीचेस से अब आगे बढ़ना होगा, हमें एक्शंस की तरफ जो है वो जाना होगा, बिकॉज इस तरह कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एम्बेसडर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।